काव्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर पहले तक उसके भीतर जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में ठंडक और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे उठकर बैठी और कुछ पल तक अंधेरे कमरे को देखती रही। तभी बाहर से आवाज आई, क्या तुमने उसे देखा? काव्या का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। दूसरी आवाज आई, नहीं। क्यों? तुम उसे ढूंढ रही हो? काव्या उस आवाज को पहचान गई। ये आरव का चचेरा भाई राघव था। पहली आवाज रिया की थी। बिल्कुल, अगर वो लड़की बीच में नहीं आती तो सिया आज आरव की पत्नी होती। मुझे काव्या बिल्कुल पसंद नहीं है। काव्या चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी रही। राघव ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कोई परेशानी मत खड़ी करना, आरव पहले ही तुम्हें चेतावनी दे चुका है। रिया ने बेपरवाही से जवाब दिया, दादाजी के सामने आरव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर बाद दोनों की आवाजें दूर चली गईं। काव्या ने दरवाजा बंद किया और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसने तय किया कि जितना हो सके वो घर के विवादों से दूर रहेगी। समय बीतता गया। कई बार दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार बाहर से आरव की गंभीर आवाज सुनाई दी, काव्या। काव्या तुरंत उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने आरव था। मैं सो गई थी, काव्या ने धीमे से कहा। आरव ने बस हल्का सा सिर हिलाया। चलो, समारोह खत्म हो गया। काव्या के चेहरे पर तुरंत राहत की मुस्कान आ गई। आरव ने उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत खुश लग रही हो। काव्या ने तुरंत अपनी मुस्कान छिपा ली। बस, मुझे लगा कि आपका परिवार बहुत खुशहाल है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ बाहर से ऐसा लगता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आरव ने आगे कुछ नहीं कहा। घर लौटने के बाद काव्या अपने कमरे में आराम करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दादाजी ने सबको खाने के लिए नीचे बुला लिया। काव्या चुपचाप आरव के पास जाकर बैठ गई। दादाजी ने सबकी तरफ देखकर कहा, अब जब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो एक जरूरी बात करनी है। आरव ने तुरंत कहा, दादाजी, फिर से वही बात मत शुरू कीजिए। दादाजी ने उसे घूर कर देखा। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। फिर उन्होंने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो घर में एक नन्हा बच्चा कब आएगा? काव्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने घबराकर आरव की तरफ देखा। आरव का चेहरा सख्त हो चुका था। विक्रम ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। दादाजी, अभी तो शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। दादाजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। काव्या, तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? काव्या अचानक सकपका गई। मैं कोशिश करूंगी। दादाजी का चेहरा खुशी से खिल उठा। बस, मुझे इतना ही सुनना था। काव्या ने सिर झुका लिया। आरव की तरफ से आती ठंडी खामोशी उसे साफ महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आरव भी कमरे में आ गया। काव्या ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले 2-3 दिनों तक वो आरव से थोड़ा बचती रही। एक शाम दादाजी ने उसे रोक लिया। काव्या, ऊपर जाते समय आरव के लिए ये दूध ले जाना। काव्या ने गिलास की तरफ देखा। वो रात में दूध पीते हैं? दादाजी मुस्कुराए। हाँ, ले जाओ। काव्या दूध लेकर ऊपर चली गई। उसने आरव के कमरे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। काव्या ने दरवाजा खोला। आरव, आपका दूध। आरव ने बिना पीछे देखे कहा, वहां रख दो। काव्या ने गिलास टेबल पर रखा और जाने लगी। रुको। वो रुक गई। आरव ने दूध उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। कुछ देर बाद गिलास खाली हो गया। काव्या ने गिलास ले लिया। तभी आरव ने कहा, कुछ फल भी ले आना। काव्या थोड़ी हैरान हुई। ठीक है। वो नीचे चली गई। फल लेकर वापस आई तो कमरे में सन्नाटा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। काव्या ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। आरव जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा लाल था और शरीर असामान्य रूप से गर्म लग रहा था। आरव! काव्या तुरंत उसके पास पहुंची। आपको क्या हुआ? उसने उसके माथे पर हाथ रखा। इतना तेज बुखार? काव्या डॉक्टर को बुलाने के लिए उठी ही थी कि आरव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। उसकी आवाज भारी और कमजोर थी।
काव्या घबरा गई। लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए। आरव ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी। वो कुछ पल तक काव्या को देखता रहा, फिर अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या घबरा गई। आरव, आप क्या कर रहे हैं? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। काव्या, तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा चाहिए? काव्या की आंखें फैल गईं। क्या? दादाजी की बात सुनकर इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। काव्या ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ आपकी तबीयत देखने आई हूं। आरव की हालत सामान्य नहीं थी। काव्या ने घबराकर खुद को उससे अलग किया और पीछे हट गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूं। काव्या तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। आरव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। गलत अंदाजा लगा लिया। कुछ देर बाद काव्या अमन को लेकर वापस आई। अमन ने आरव को उठाकर बिस्तर पर बैठाया। आरव ने आंखें बंद रखते हुए पूछा, मेरे अलावा किसी और को पता चला? अमन ने काव्या की तरफ देखा। नहीं, काव्या जी ने किसी और को नहीं बताया। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। फिर उसने कहा, मुझे बाथरूम तक ले चलो। अमन उसे लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। काव्या बेचैनी से बाहर खड़ी रही। अंदर से पानी चलने की आवाज आने लगी। अमन ने काव्या से कहा, आप अभी आराम कीजिए। काव्या चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर बैठते ही उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। उसे तुरंत शर्म महसूस हुई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, दूध। आरव ने दूध पीने के बाद ही अपनी हालत बदली थी। काव्या ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। हे भगवान, क्या उस दूध में कुछ मिला हुआ था? लेकिन वो दादाजी पर शक कैसे कर सकती थी? और आरव ने उससे अचानक बच्चा होने की बात क्यों पूछी थी? काव्या पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह दादाजी की एक बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा शर्मनाक बना देगी। आरव ने दूध का गिलास उठाया और शांत आवाज में कहा, मैं दूध पी लूं, उसके बाद इसे ले जाना। काव्या को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। वो कोई नौकरानी नहीं थी, फिर भी आरव उसे छोटे छोटे काम बता देता था। ठीक है। आरव धीरे धीरे दूध पीने लगा। काव्या चुपचाप वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद गिलास खाली हो गया। आरव ने गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने उसे लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी आरव ने कहा, कुछ फल भी ले आना। काव्या दरवाजे पर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। आरव अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठा था। ठीक है। काव्या खाली गिलास नीचे रखने चली गई और थोड़ी देर बाद फल लेकर वापस आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल पहले तक आरव अंदर था, फिर अचानक इतनी खामोशी क्यों थी? काव्या ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। आरव जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह लाल था और शरीर असामान्य रूप से गर्म लग रहा था। आरव! काव्या तुरंत उसके पास पहुंची। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। आपको इतना तेज बुखार है? आरव ने आंखें बंद कर रखी थीं और उसके दांत भींचे हुए थे। काव्या घबरा गई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। वो उठने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। काव्या आधी उसकी तरफ झुक गई। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए। लेकिन आरव की पकड़ और मजबूत हो गई। मत हिलो। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। काव्या वहीं रुक गई। आरव ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें अजीब सी बेचैनी थी। आपको क्या हुआ है? काव्या ने घबराकर पूछा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। आरव कुछ पल तक उसे देखता रमेन, फिर अचानक वो उसकी तरफ झुक आया। काव्या पीछे हटते हुए बोली, आरव, आप क्या कर रहे हैं? आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, काव्या, तुम्हें सच में बच्चा चाहिए? काव्या पूरी तरह हैरान रह गई। क्या? आरव की आवाज में हल्की नाराजगी थी। दादाजी की बात सुनकर इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। काव्या ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। मैं तो आपकी तबीयत देखने आई हूं। लेकिन आरव उस समय अपनी सामान्य अवस्था में नहीं था।
काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले डॉक्टर को बुलाने दीजिए। आरव उसके और करीब आया। काव्या ने घबराकर उसे पीछे किया और किसी तरह खुद को उससे अलग कर लिया। वो तेजी से पीछे हटकर दीवार के पास जा खड़ी हुई। अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करते हुए उसने नजरें नीचे कर लीं। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर भाग गई। आरव कुछ देर तक जमीन पर पड़ा रहा। फिर उसने छत की तरफ देखा और धीमी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर पछतावे जैसी हल्की मुस्कान आई। गलत अंदाजा लगा लिया। कुछ देर बाद काव्या अमन को लेकर वापस आई। अमन ने आरव को उठाकर बिस्तर पर बैठाया। आरव ने आंखें बंद रखते हुए पूछा, मेरे अलावा किसी और को पता चला? अमन ने काव्या की तरफ देखा। नहीं, काव्या जी ने किसी और को नहीं बताया। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने कहा, मुझे बाथरूम तक ले चलो। अमन उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। काव्या बाहर खड़ी होकर बेचैनी से इंतजार करती रही। आरव को क्या हुआ है? उसने अमन से पूछा। अमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसने नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप अभी आराम कीजिए। अंदर से पानी चलने की आवाज आने लगी। काव्या को समझ आ गया कि अमन शायद सब कुछ समझ चुका है। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर बैठते ही उसने अपने कपड़ों की हालत देखी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक बात कौन थी? दूध। आरव ने दूध पीने के बाद ही अपनी हालत बदली थी। काव्या ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। हे भगवान, क्या दूध में कुछ मिला हुआ था? लेकिन वो दादाजी पर शक कैसे परुसी थी? फिर आरव ने अचानक उससे बच्चा होने की बात क्यों पूछी थी? काव्या ने खुद को कंबल में छिपा लिया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उसी घटना के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। काव्या नींदी हालत में उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने दादाजी खड़े थे। उनके चेहरे पर असामान्य रूप से बड़ी मुस्कान थी। काव्या, तुम ही उठी हो? काव्या ने हैरानी से पूछा। दादाजी, आप इतनी सुबह? दादाजी की नजर उसके चेहरे पर गई और फिर उसके होठों के पास ठहर गई। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों को नाश्ते के लिए नीचे बुलाने आया हूं। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर तुम दोनों बहुत थके हुए हो तो आराम कर लेना। मैं नाश्ता तुम्हारे लिए बचाकर रख दूंगा। काव्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। दादाजी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। काव्या कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ी रही। ये दादाजी आखिर सोच क्या रगाड़ हैं? उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़ी, आह! वो अचानक आरव को अपने पीछे देखकर घबरा गई। पीछे हार्टबीट देखते हुए उसकी पीठ दरवाजे से जा लगी। आरव ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ? काव्या ने नजरें झुका लीं। दादाजी अभी आए थे। क्या कहा? उन्होंने हमें नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। काव्या अपने कपड़ों का किनारा बार बार मोड़ने लगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। अब भी यहीं खड़ी रहोगी? काव्या तुरंत बोली, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। आरव उसकी जाती हुई पीठ को कुछ पल तक देखता रहा। उसकी आंखों में इस बार पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे काव्या अभी समझ नहीं पा रही थी। काव्या नीचे आ रही है, जल्दी से यहां आकर बैठो। दादाजी की उत्साहित आवाज सुनकर काव्या थोड़ा झिझकी। उसे दादाजी के इस असामान्य उत्साह के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो चुपचाप जाकर अपनी जगह बैठ गई और सिर झुकाकर खाना खाने लगी। दादाजी के चेहरे की खुशी देखकर विक्रम मुस्कुराया। दादाजी, आज कंपनी में कोई अच्छी खबर मिली है क्या? आप इतने खुश क्यों हैं? दादाजी की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। उन्होंने विक्रम की तरफ गंभीर नजरों से देखा। विक्रम, मैंने सुना है कि तुम कंपनी में इन दिनों बहुत बड़े फैसले ले रहे हो। विक्रम थोड़ा असहज हुआ। दादाजी, मैं तो कंपनी के नियमों के अनुसार ही काम कर रहा हूं। नियमों के अनुसार? पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना भी नियमों में है। विक्रम की भौहें सिकुड़ गईं। वे लोग रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं और फिर भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहते। मैं सिर्फ नए लोगों को मौका दे रहा हूं। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। नए लोगों को मौका देना गलत नहीं है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को बिना सोचे समझे निकाल देना सही नहीं है।
विक्रम ने जवाब दिया। अगर वे उम्र की सीमा पार कर चुके हैं तो कंपनी उन्हें कब तक रखेगी? दादाजी की नाराजगी और बढ़ गई। यही वजह है कि मैंने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देने में हमेशा सावधानी बरती। मुझे डर था कि तुम जल्दबाजी में फैसले लोगे। दादाजी, विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कंपनी अभी अच्छी तरह चल रही है, फिर मेरी गलती? कंपनी अभी अच्छी तरह चल रही है, फिर मेरी गलती क्या है? तभी मीरा ने विक्रम का हाथ दबाते हुए शांत स्वर में कहा, विक्रम, दादाजी ने अगर कोई गलती बताई है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। विक्रम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। दादाजी ने आखिरकार कहा, बस, खाने की मेज पर इन बातों को आगे मत बढ़ाओ। माहौल अचानक शांत हो गया। खाना खत्म होने के बाद काव्या जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चली गई। वो अभी बैठी ही थी कि उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफी दिनों से घर और शादी की वजह से वो अपनी पढ़ाई और दोस्तों से लगभग कट गई थी। उसने फोन उठाया। हेलो, क्या हुआ? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त नेहा की उत्साहित आवाज आई। आखिरकार तुमसे बात हो ही गई। नया सेमेस्टर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तुम सच में पढ़ाई छोड़ने वाली हो क्या? काव्या चौंक गई। किसने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूं? नेहा ने बताया, पिछले महीने तुम्हारी माँ कॉलेज आई थी। उन्होंने कहा था कि तुम वापस नहीं आओगी। हम लोग तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गलत बताया था। मैं खुद कॉलेज जाकर सब ठीक कर दूंगी। नेहा की आवाज में तुरंत खुशी लौट आई। सच? बहुत अच्छा। मैं भी कुछ दिनों में वापस आ रही हूं। तुम मुझे लेने आओगी ना? काव्या हंस पड़ी। तुम्हें लेने कैसे नहीं आऊंगी? वादा? वादा। नेहा ने बताया कि उसकी फ्लाइट 2 दिन बाद आने वाली थी। फोन रखने के बाद काव्या कुछ देर सोचती रही। उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू करनी थी। उसकी कई जरूरी किताबें अभी भी मायके में थीं और उसे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना था। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। काव्या ने अपना दरवाजा थोड़ा सा खोला। आरव अपने कमरे में जा रहा था। उसकी नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे की छोटी सी दरार से काव्या की एक आंख उसे देख रही थी। आरव ने भौं उठाई। क्या कर रही हो? काव्या ने तुरंत दरवाजा पूरा खोल दिया। आरव, आपसे एक बात करनी थी। आरव अपनी व्हीलचेयर लेकर कमरे में आया और सोफे के पास रुक गया। काव्या भी उसके सामने बैठ गई। आरव ने शांत आवाज में कहा, बोलो। काव्या ने अपने कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। शादी से पहले मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों में नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो मैं... आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछा, तुम वापस कॉलेज जाना चाहती हो? काव्या ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, वो सावधानी से बोली। अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो घर पर कम समय दे पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे पूछ लो। आरव ने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है। काव्या की सारी तैयार बातें अचानक बेकार हो गईं। वो हैरानी से उसे देखने लगी। बस, इतनी आसानी से? आरव ने उसे देखा। तुम क्या पढ़ रही हो? काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आईटी। आरव की आंखों में हल्का आश्चर्य दिखाई दिया। तुम्हारे नंबर कैसे हैं? काव्या ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अच्छे हैं। आमतौर पर मेरी रैंक पहली या दूसरी रहती है। आरव इस बार सच में प्रभावित हुआ। अगले साल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? हाँ, अगले साल गर्मियों में। आरव ने कुछ पल सोचा। आगे क्या करना चाहती हो? काव्या ने हल्की सांस ली। अभी तय नहीं किया। कुछ कंपनियों से ऑफर भी आए थे, लेकिन शादी के बाद सब रुक गया। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरी कंपनी के बारे में सोच सकती हो? काव्या चौंक गई। आपकी कंपनी? आरव ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने कार्ड हाथ में लिया। उस पर सुनहरे अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा था, आरव टेक्नोलॉजीज। काव्या की आंखें फैल गईं। ये वही कंपनी थी जिसने पिछले कुछ वर्षों में आईटी क्षेत्र में बहुत तेजी से नाम बनाया था। ये कंपनी आपकी है? आरव ने भौं उठाई। क्यों, मैं उसका मालिक नहीं लग सकता? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। काव्या ने तुरंत सिर हिलाया।
मैं बस सोच रही थी कि आप पहले से ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं और अपनी कंपनी भी चलाते हैं। आप इतना सब कैसे संभाल लेते हैं? आरव ने बेहद सहजता से कहा। मैनेज हो जाता है। फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो ये कार्ड एचआर विभाग में देना, वहां तुम्हारे लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी जाएगी। काव्या ने कार्ड को बहुत संभाल कर अपने हाथ में रखा। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। धन्यवाद आरव। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी व्हीलचेयर घुमाकर कमरे के अंदर चला गया। काव्या कुछ पल तक कार्ड को देखती रही। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शादी के बाद भी उसका अपना सपना खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शायद उसके सामने एक नया रास्ता खुल रहा था। आरव की अनुमति मिलने के बाद काव्या ने अगले दिन उससे छुट्टी ली। उसे अपने मायके जाकर अपना बचा सामान लेना था। काफी समय बाद वो फिर उस घर के सामने खड़ी थी जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 से ज्यादा साल बिताए थे। पुरानी यादें एक साथ उसके मन में उमड़ने लगीं। गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बड़ी बेटी वापस आ गई? काव्या ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, चौकीदार ने आगे बताया, छोटी बेटी और मालकिन दोनों घर पर हैं। काव्या के कदम एक पल के लिए रुक गए। वो सोचकर आई थी कि अपना सामान लेगी और तुरंत वापस चली जाएगी, लेकिन अब उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं होगा। उसने खुद को संभाला और घर के अंदर चली गई। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। माँ, ये देखो कितना मजेदार है। दूसरी आवाज आई। तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या चल रहा है? अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत समय है। क्या पता मुझे इससे भी अच्छा कोई मिल जाए। काव्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी माँ माधवी ने उसे देखते ही बातचीत रोक दी। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तुम वापस क्यों आई हो? काव्या ने सिर झुकाकर कहा। अपना कुछ सामान लेने आई हूं। वो बिना रुके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे से उसकी छोटी बहन नंदिनी की आवाज आई। इसे अब कौन सा सामान चाहिए? जब यहां रहती थी तब तो ऐसे रहती थी जैसे इस घर से नफरत हो। काव्या ने दांत भींच लिए और बिना जवाब दिए ऊपर चली गई। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गई। कमरा पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ गत्ते के डिब्बे रखे थे। जिस कमरे में कभी उसकी हर चीज व्यवस्थित रहती थी, वो अब लगभग स्टोर रूम जैसा लग रहा था। काव्या कुछ पल तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने खुद को समझाया, अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं। वो अंदर गई और अपनी जरूरी किताबें निकालने लगी। कुछ निजी सामान और कपड़े उसने एक सूटकेस में रखे। सूटकेस बंद करने के बाद वो कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। यहीं उसने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए थे। उसकी नजर मेज पर पड़ी। मेज के एक कोने पर आज भी उसकी बनाई हुई छोटी छोटी खरोंचें मौजूद थीं। हर बार परीक्षा में कम नंबर आने पर वो खुद को याद दिलाने के लिए एक निशान बना देती थी कि अगली बार और मेहनत करनी है। अब वहां सिर्फ 2 निशान बाकी थे। काव्या ने उंगलियों से उन निशानों को छुआ। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद अब इस कमरे में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। उसने अपना हाथ हटा लिया, सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे आते समय उसकी माँ और नंदिनी अभी भी सोफे पर बैठी थीं। नंदिनी की नजर सूटकेस पर पड़ी। उसने व्यंग से पूछा, क्या हुआ? आरव के घर में कपड़े नहीं मिले? यहां से भी सामान ले जाना पड़ रहा है? काव्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सूटकेस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ती रही। तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, काव्या! वो रुक गई, धीरे से पीछे मुड़ी। माधवी ने कठोर आवाज में पूछा, तुम्हारी बहन तुमसे बात कर रही है, सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है। तो जवाब क्यों नहीं दिया? काव्या के होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। जवाब क्यों दूं? माधवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब आरव के घर में शादी हो गई है तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें कुछ भी समझ सकती हो? काव्या ने शांत नजरों से अपनी माँ को देखा। माँ, ये मत भूलिए कि सबसे पहले आपने ही मुझे ठुकराया था। माधवी कुछ पल के लिए चुप रह गईं, फिर गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है और बदले में तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? काव्या की आवाज अब भी शांत थी। आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, मैं भी वैसा ही कर रही हूं। माधवी ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन इस बार काव्या पहले जैसी कमजोर नहीं थी।
उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। माधवी हैरानी से उसे देखने लगी। नंदिनी तुरंत अपनी माँ के पास पहुंची। काव्या, तुम पागल हो गई हो, ये तुम्हारी माँ है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, बस आखिरी बार। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, याद रखिए, मुझे सबसे पहले आपने ही छोड़ दिया था। उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर, सिर्फ दृढ़ता थी। माधवी और नंदिनी दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गईं। काव्या ने अपना सूटकेस उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली। लोहे का गेट पीछे बंद हुआ, तभी उसके भीतर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। बाहर की हवा उसे अचानक बहुत अच्छी लगी। पेड़ों से आती खुशबू, पक्षियों की आवाज और खुला आसमान। काव्या के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। वो अपना सूटकेस लेकर खुशी खुशी आरव के घर लौट आई। अपने कमरे में पहुंचकर वो सामान व्यवस्थित करने लगी। उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो खुद ही हल्की आवाज में गुनगुनाने लगी। उसी समय आरव घर लौटा। गलियारे से गुजरते हुए उसके कानों में काव्या की आवाज पहुंची। उसने कमरे का थोड़ा खुला दरवाजा देखा। दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या ने तुरंत गाना बंद कर दिया और दरवाजा खोल दिया। आरव सामने था। काव्या के चेहरे पर तुरंत बड़ी सी मुस्कान आ गई। आरव, अंदर आइए। आरव ने कमरे के अंदर देखा। बिस्तर पर सामान फैला हुआ था। उसकी नजर कुछ पल वहां ठहरी, फिर वो दूसरी तरफ देखने लगा। अंदर आने की जरूरत नहीं, काव्या ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ? आरव ने सहजता से कहा, परसों अमन तुम्हें कॉलेज में दोबारा दाखिला दिलाने ले जाएगा। काव्या कुछ पल उसे देखती रह गई। कॉलेज? हाँ, लेकिन मेरी पढ़ाई तो माँ ने रुकवा दी थी। अब नहीं रुकेगी, आरव ने शांत आवाज में कहा। हॉस्टल की जरूरत नहीं है, कॉलेज के बाद सीधे घर वापस आना। काव्या की आंखों में खुशी चमक उठी। वो आगे बढ़कर उसकी व्हीलचेयर के पास आई। आपने मेरे लिए सब कुछ तय कर दिया। आरव की नजर उसके हाथ पर गई, जो व्हीलचेयर के किनारे तक पहुंच गया था। काव्या ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। मैं बस थोड़ा हैरान हूं, मुझे लगा था कि पढ़ाई दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा। आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, बस मन लगाकर पढ़ना, देश का भविष्य बनना है। काव्या कुछ पल उसे देखती रही। क्या आरव ने अभी मजाक किया था? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव ने व्हीलचेयर घुमाई। अपना सामान व्यवस्थित करो। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। काव्या कुछ देर तक बंद होते दरवाजे को देखती रही। उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट भर गई। बाहर से आरव कितना कठोर दिखाई देता था, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती वो उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। काव्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपने सामान को व्यवस्थित करने लगी। इस बार उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा खुशी थी। तो दोस्तों, काव्या की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या आरव सच में काव्या के सपनों को पूरा करने में उसका साथ देगा? और क्या दोनों के रिश्ते में आगे कोई नया मोड़ आने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें,